आज हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर इसका आंसर डी है क्या? हाँ, डी है ना। डाउट नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सर इसका आंसर 4 है या डी है ना। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो पहले, सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज, इन इलास्टिक कोलिजन में बस मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, टोटल एनर्जी लेकिन हाँ कंजर्व। तो अब यहाँ पे क्या करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, रॉन्ग। ये किस में होता है? इलास्टिक कोलिजन में होता है। तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो ये गलत है। सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ही कहीं सही होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन linear momentum is always conserved. और इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा और आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। पहला का ऑप्शन 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सर थर्ड ऑप्शन। सर सी आ रहा है मेरा आंसर। थर्ड ऑप्शन ही सही है आंसर। देखो क्या है यहाँ पे, तुम्हारे पास मास m1 दे रखा है 1 kg, ठीक है। मास m2 दे रखा है 3 kg, राइट। r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास पहला, तो r1 उससे हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स, उसका इज i प्लस 2j प्लस k, और पोजीशन वेक्टर दूसरे का r2 वेक्टर इज -3i
minus 2j plus of k. The center of mass of the system has a position vector. So r vector is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. तो m1 r1 मतलब 1 into I plus 2j plus k plus 3 into m2 r2 का मतलब 3 into minus 3i minus 2j plus k divided by m1 plus m2, 1 plus 3 हो गया. So this is equal to I plus 2j plus k minus 3i minus 2j plus k divided by 4. I minus 3i is minus 2i plus 2j minus 2j ये कैंसिल हो गया. k plus k, सॉरी मैंने कुछ गलत कर लिया, माइनस 9i मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, माइनस 9i माइनस 6j प्लस 3k. तो यहाँ पे ये लिखते हैं, देखो i और माइनस 9 तो ये माइनस 8i और 2j माइनस 6j माइनस 4j एंड 3k प्लस k प्लस 4k बाय 4 माइनस 8 बाय 4 माइनस 2i माइनस j प्लस k. तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. देख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए. देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है. An explosion blows a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angles to each other. These two are 1 kg. First part moving with a velocity of 12 meter per second. तो पहले क्या था, ये पूरा मास था, ये 3 पार्ट में ब्रेक कर जा रहा है. एक इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है
ठीक है, इसका जो मास है, तीसरा मान लो कहीं इधर जा रहा होगा, लेट अस अज्यूम इसका मास 1 kg है, ये m1 इज इक्वल टू 1 kg, और इसका जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, 2 kg, second part moving with velocity 8 meter per second. So m2 is equal to 2 kg. This is moving with a velocity of 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, so m3 और v3 is equal to 4 meter per second. तो तुम ये देखो, बेसिकली क्या है कि m1 v1 का जो वैल्यू और m2 v2 का जो वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसको बैलेंस करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, m1 v1, पहले तो इसका जो मोमेंटम है p1 इज इक्वल टू 1 इंटू 12, और यहाँ p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 16 kg मीटर पर सेकेंड, 12 kg मीटर पर सेकेंड। इनका रिजल्टेंट जो p आएगा, विच इज इक्वल टू रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, 12 square plus 16 square, which is 144 plus 256. So this is equal to root under 400, that is 20 kg meter per second. तो इसका जो रिजल्टेंट का जो आएगा, दिस इज इसका जो मोमेंटम आएगा m3 v3 is equal to 20. So m3 is equal to 20 by 4, which is equal to 5. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा 5. क्लियर है सभी का? Yes, sir. लिख लिया सबने? एक सेकंड सर, लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। नेक्स्ट कीजिए।
Sir, second option. हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। बहुत अच्छा नंदिनी। Thank you, sir. तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे, काफी एचसी वर्मा में भी दिए हुए थे। तो देखो एचसी वर्मा करने से क्या फायदा हो रहा है, ये चीज हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वहां कॉन्सेप्ट सीख लिया। सो बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था। एक मास m है, ये मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2m है ना, स्टेशनरी है, ये u2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आफ्टर कोलिजन की बात करें, ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 0.5 हो गया। आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इसका v1 है m वाले मास का, और दूसरा ये 2m मास का वेलोसिटी लेट्स से v2। अब देखो हम लोग के पास, हम लोगों ने क्या बोला था, जब भी ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, मतलब ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग दो इक्वेशन लिखते हैं। एक इक्वेशन लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so by conservation of momentum we have m into u1 2m into 0 is equal to m into v1 2m into v2। सो मास इसको कैंसिल कर दिया हमने। सो u1 this is 2 plus 0 is equal to v1 plus 2v2। so this is v1 plus 2v2 is equal to 2, पहला इक्वेशन। दूसरा बाय सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। तो इससे हमारा E का जो वैल्यू है 0.5 है। सो 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 मेरा 2 है माइनस u2 2 माइनस 0 हो गया। सो 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन 2। 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए, 0.5 इंटू 2 इज v2 माइनस v1। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है भाई 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 2, दूसरा है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। इनको ऐड करें, 3v2 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। v2 1 हो गया, ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो v1 0 और v2 1, ये आंसर ऑप्शन। याद आया आप लोग, कल हम लोगों ने किया था ऐसा क्वेश्चन। लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए।
सर हाँ जी, सर आंसर 0 है क्या? हाँ जी, आंसर ऑप्शन सही है, 0 है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स। तो आंसर तो यहीं पे दे रखा है कि इंटरनल अट्रैक्शन, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो इनिशियली दोनों पार्टिकल अगर रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास भी क्या था, रेस्ट पे था। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैसे चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। So if their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of the center mass of the system will be zero only, because initially center of mass was at rest. So देखो, समझो इसको। So मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, move towards each other under the action of internal force. Now since only internal forces are acting on the system, hence velocity of center of mass does not change. So since initially center of mass is at rest, hence it continues to be at rest. तो मतलब 0 हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया ना? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए।
सर जी बेटा नो सर, मेरा एक डाउट है। बोलो। सर ये कह रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी उस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही ना। तो सर उस हिसाब से अगर वो कुछ चीज नीचे फेंकेगा तो उसको हल्का सा उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगी? भाई वही तो क्वेश्चन है, तो वही तो तुमको निकालना है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा बहुत आंसर आ रहा है मेरा। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है वो बताओ। सर 10.1। वही आंसर है। ओके सर। यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। देखो ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहीं पे रहेगा ना। अगर कोई चीज को वो फेंका है नीचे तो वो जितने डिस्टेंस मूव किया है नीचे स्टोन, m1 इंटू x1 विल बी इक्वल टू m2 इंटू x2, जो इसका मास है जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, जिससे कि सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रह जाए। आ रहा समझ में? यस सर। सो देखो यहाँ पे है, ये टोटल यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका 10 मीटर, राइट। इसका मास m1 इज इक्वल टू 50 kg है, राइट। और इसने एक स्टोन यहाँ से फेंका नीचे, इसका मास m2 है, और जो स्पीड से फेंका ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बिकॉज इनिशियली मोमेंटम जीरो था, बाद में भी मोमेंटम जीरो होगा। सो उससे अगर निकालते हो तो मतलब m2 इंटू, तो m2 दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। सो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई ये अगर ये जो स्टोन है वो कितना डिस्टेंस मूव किया, 10 मीटर किया, राइट। तो मतलब 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, मान लो x1 डिस्टेंस मूव कर। तो हम लोगों ने किया है कि m1 x1, m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2। याद है ये हम लोगों ने डिराइव किया था जब एक क्वेश्चन कर रहे थे, जहाँ पे हमने बोला था कि अगर इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास मान ले और ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे, तो अगर ये x1 डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा तो ये अगर m2 जो है x2 डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता है, m1 x1 डिस्टेंस से करेगा, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहना है, तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर। So 0.5 into 10 is equal to जो 50 into x1, so इससे हमारा x1 is equal to 5 by 50, that is 0.1 हो गया। x1 0.1 हो गया, तो total distance, so the distance of the man above the floor will be 10 plus 0.1 is equal to 10.1 meter, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं करना है तो तुम मोमेंटम कंजर्व करके भी कर सकते हो, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, राइट। या तुम ऐसे मानो कि इनिशियली मोमेंटम जीरो था, बाद में ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे m1 v1, नीचे का नेगेटिव लोगे तो माइनस m2 v2। सो इससे आ रहा है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो हमारा जो v1 होगा, दिस इज m2 v2, मास है हमारा m2 का 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m150, तो 0.5 इंटू 2 का मतलब 1/50। ये v1 का स्पीड हो गया। अब इसको इस स्पीड से 10 मीटर नीचे आने में, ये डिस्टेंस आने में इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा? सो टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस 10 है बाय 2,
5 सेकेंड्स लगता है, तो उस 5 सेकेंड में ये कितना जाएगा डिस्टेंस? x1 इज v1 into, so this is 1 by 50 into 5, 1 by 10, this is 0.1 meter. तो दोनों तरीके से कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. लिख लिया सबने? Yes, sir. Sir, first option. Yes, sir. 0 है. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat, right? तो ये हमारा एक let's say boat है. So there is one person of mass m1 is equal to 55 kg, another person of mass m2 is equal to 65 kg, are at the opposite ends of the boat. The length of the boat is 3 meter. So this distance is equal to 3 meter. And weighs 100 kg. इसका जो total mass है, this is 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. ये उठ के यहाँ आके इसके साथ बैठ के. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. अब because ये देखो ये तीनों को क्या है, हमने एक सिस्टम माना है. जब तीनों सिस्टम माना है तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करता है. तो ये इंटरनल फोर्स हो गया ना, एक आदमी यहां से उठ के दूसरे जगह गया, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा. बोट शिफ्ट करेगा, बोट जो है इस आदमी के चलने के वजह से बोट तो शिफ्ट करेगा, बट सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा. तो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है दैट विल बी 0. Is it clear? Yes, sir. तो ये होगा आंसर. अगर हम लोग को निकालना होता कि बोट कितना शिफ्ट करेगा, तो उसको निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करते कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी है, ठीक है, राइट,
इस बोट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है लेट्स से, ठीक है, और इसका ये 65 55 तो सॉरी बोट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है बैलेंस करने के लिए। अब ये जो है देखो इसका डिस्टेंस, अब हम लोग कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगा, तो इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है, इसका जो इससे डिस्टेंस है और इसका जो इससे डिस्टेंस है, राइट, तो ये सेंटर ऑफ मास मान लो ये पॉइंट फिक्स है, इससे जो इसका डिस्टेंस x1 था, इसका डिस्टेंस x2 था, और इसका जो इससे डिस्टेंस है वो लेट्स से x3 है। तो बेसिकली जो m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स प्लस M इंटू x3, बाद में भी ये सेम ही होना चाहिए। तो बाद में ये आदमी उठ के यहाँ पे आ गया है, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहना है, तो इसका मतलब कि ये बोट जो है मूव करेगा थोड़ा सा डिस्टेंस, बाकी इन दोनों का मान लो बोट मूव कर गया, राइट, तो बोट का देखो ये आदमी इधर आ गया, तो बोट का जो इसका ये जो पोजीशन है, बोट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आना चाहिए, मतलब बोट इधर डिस्टेंस पे मूव कर जाएगा। कितने डिस्टेंस से मूव कर रहा है, मान लो x डिस्टेंस से मूव कर रहा है बोट, राइट, तो अब बोट का जो सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन है, उससे जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा x3 प्लस x हो जाएगा, राइट, क्लियर है बच्चों, प्लस ऑफ 65 इंटू अब x2 प्लस x हो गया ये डिस्टेंस, 55 इंटू x1 प्लस x, सॉरी x2 प्लस x, क्योंकि ये तो अब यहाँ पे आके बैठे, तो तुमको डेटा दिया हुआ रहेगा, ये सब इनिशियल डेटा सब दिया हुआ रहेगा, तो उससे फिर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो बट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा अगर इस तरह से पूछा जाए, बट बिकॉज सेंटर, इसीलिए कभी भी तुम देखो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि कुछ इजी चीज छुपा हुआ है, खासकर नीट के एग्जाम, है ना। आईआईटी में ये हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन नीट के एग्जाम में ये बोलेंगे कि भाई जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब कि हमारा सोच गलत हो रहा है, हम लोग कुछ गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, सही डायरेक्शन में सोचने पे चीज इजी ही हो, ठीक है। एवरेज क्वेश्चंस ही आते हैं नीट में, एवरेज और उससे कम या उससे जस्ट थोड़ा ज्यादा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। 45 में से मतलब मान के चलो कि 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान से डूएबल होंगे, जो हम लोग पढ़ रखे होंगे। तुम्हारे रिवीजन पे तुम्हारा स्कोर डिपेंड करेगा कि तुमने रिवाइज कितना किया है, कितनी चीजें तुम्हारे ब्रेन में है, दिमाग में कितनी चीजें तुम रिटेन कर रहे हो, कितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, इन सब चीज पे तुम्हारा नीट का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो नीट का सिलेक्शन इज प्योर मेहनत, जो आदमी हार्ड वर्क करेगा, जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा उसका नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आईआईटी में नहीं बोल सकते, मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे पास दिमाग चाहिए, राइट, उस चीज को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे तुम हार्ड वर्क करोगे, तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब ऑब्वियसली सीख ही जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो हम लोग नहीं सीखेंगे 2 साल में। जो पूरा फिजिक्स है 11 12 का वो तो अच्छे से सीखेंगे, उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना है और अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है। और इसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जो तुमको बार बार करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा बार बार, और बार बार तुमको रिटेन करने के लिए बार बार उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, कई सारे क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे। तो समय दोगे, टाइम दोगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं, जब तक कि महा ही गोबर नहीं हो। और जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग जितने भी बच्चे हो, उनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो महागोबर है, जिसको कि हो ही नहीं सकता है। तो वैसा बच्चा होता तो पहले ही हम नमस्ते कर लेते, हाथ जोड़ लेते कि भाई क्यों अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा है नहीं, वैसा जब सिनेरियो नहीं है तो मतलब कि हम लोगों को मेहनत करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो 2 साल लग के मेहनत करते रहना है। ठीक है बच्चे? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वाले पे। ये कीजिए। Sir, first option. हाँ सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखो क्वेश्चन कह रहा है two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B moving with velocity v along x-axis. ठीक है। After collision, B has a velocity v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction. तो हम लोग को देखो ये A और B है। A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. ठीक है। तो ये हमारा A है, ये B है। A and B of masses m1, m2. A का मास m1, B का मास m2. A is at rest initially, u1 is equal to 0. And B is moving with the velocity v along x-axis. And u2 is equal to v.
After collision, B has velocity v by 2 in the direction perpendicular to the original direction. तो B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अब? परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन. मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है अब B. सो ये जो m2 वाला है किस स्पीड से जा रहा है? v by 2 के स्पीड से इधर जा रहा है. तो A वाला जो बॉडी है ये कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा. क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये? जिससे कि इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो मान लो ये जो है u1 ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v1 cos थीटा इधर हो जाएगा, v1 sin थीटा इधर हो जाएगा, और ये जो m2 है ये v2 इज इक्वल टू v by 2 से इधर जा रहा है, राइट. अब बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन x और y एक्सिस दोनों के अलोंग करेंगे, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कल किए थे. HC वर्मा में. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस करेंगे. सो देखो m1 इंटू 0, सो m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 cos थीटा. ये m2 है, ये m1 v1 cos थीटा. अब देखो u2 v के बराबर है और u1 0 है, सो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v is m1 v1 cos थीटा. m2 v is equal to m1 v1 cos थीटा. ये पहला इक्वेशन है. Now by conservation of momentum along y axis, इनिशियली कंजर्वेशन मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग 0 था, क्योंकि दोनों x एक्सिस के, एक तो रेस्ट में ही था, दूसरा x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू m2 इंटू v बाई 2, और एक नीचे जा रहा है माइनस ऑफ m1 v1 साइन थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v बाई 2. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन. अब तुम क्या करो, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाय 1. तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, देखो m1 v1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 v1 cos थीटा इज इक्वल टू m2 v बाय 2 डिवाइडेड बाय m2 v. ये दोनों कट गया, m1 v1 साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा है, और ये m2 v कट गया, तो इससे हमें आ गया tan थीटा इज इक्वल टू हाफ. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2. ऑप्शन 1. चलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो इसको.
लिख लिया बच्चों? यस सर। 1 मिनट बस। हाँ लिख लो लिख लो। लिख लिया बच्चों? यस सर। नाइन्थ वाला कीजिए। सर आंसर डी है क्या? नहीं, डी क्यों होगा बालक? डी तो कोई एंगल से नहीं लग रहा है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है डी में? m1 स्क्वायर u1 कहीं सुना है m1 स्क्वायर? नो सर। सर फर्स्ट है क्या? नहीं, फर्स्ट भी नहीं है सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन हो सकता है। देखो काइनेटिक एनर्जी सब है, और वो तुम्हारा जो एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। m1 स्क्वायर u1 या m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये थर्ड फोर्थ तो ऐसे ही हट गया, कटा हो गया भाई, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं जो एनर्जी से लिंक, तो ये तो पूरा ही हट गया। अब इन दोनों पे है। अब तुम देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियली कितना होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया बॉडी। On collision, one of the particle get excited to higher level. Sorry, on collision, one of the particles get excited to higher level after absorbing energy E. तो collision हुआ, एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी, मतलब E एनर्जी यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा, अदर देन द काइनेटिक एनर्जी।
एंड इफ फाइनल वेलोसिटीज इज v1 एंड v2, मतलब पहला वाला जो है अब हाफ m1 v1 स्क्वायर एनर्जी से मूव कर रहा है, दूसरा हाफ m2 v2 स्क्वायर एनर्जी से मूव कर रहा है, और जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा उसने एनर्जी कुछ ले लिया. किससे एनर्जी लिया? इससे एनर्जी लिया. या तो प्लस ई यहाँ पे दिखाओगे या फिर इसी को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई हो जाएगा. आ रहा समझ में? तो ये क्या हो गया, मतलब इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ले लिया, माइनस ई इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है. क्लियर है सबको? यस सर. टेंथ वाला कीजिए. नहीं हो रहा है क्या बच्चों? Sir, second option. सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर. क्या सर? हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन ही. अच्छा. देखो क्या कह रहा है इसमें. Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r. ठीक है. सो टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास, इसका मास कैपिटल m, इसका मास 5m, and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है वो 12r है. ठीक है. So if they attract each other due to gravitational force, then the distance covered by the smaller body before collision is equal to. अब देखो सेंटर के बीच में तो 12r है, बट इस दोनों एंड जहां पे ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 9r. ठीक है. मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कहीं यहां पे, इससे जो इसका डिस्टेंस है ये मान लो x1 है और इसका जो डिस्टेंस है वो x2 है. सो ये तो सेम रहेगा, m इंटू x2 प्लस m इंटू x2 इज इक्वल टू 5m इंटू x1.
m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, याद है हम लोगों ने अभी किया तुरंत. सो m और m कैंसिल कर लोगे तो x2 इज इक्वल टू 5 ऑफ x1, राइट. और इन दोनों का सम x1 प्लस x2 कितना है 9r. x2 इज इक्वल टू 5x1 इसमें डाल दो तो x1 प्लस 5x1 इज 9r. तो इससे हमारा 6x1 इज इक्वल टू 9r. सो इससे हमारा x1 इज इक्वल टू 9/6r which is equal to 1.5r. तो x2 will be equal to total जो distance है 9r minus 1.5r is 7.5r. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लो फटाफट इसको. तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना. तुम लोग इसको पहले लिख लो.